धरती पर एटमी संहार का खतरा गहराता जा रहा है। रूस की जमीन से ऐसे वीडियो सबूत आए हैं जो संकेत दे रहे हैं कि पुतिन ने अमेरिका के साथ टकराने का विध्वंसक बंदोबस्त पूरा कर लिया है। रूस से चेतावनी जारी हो चुकी है। स्पष्ट कह दिया गया है कि कीव, लंदन और वॉशिंगटन एक झटके में समाप्त कर दिए जाएंगे। क्रेमलिन ने यह चेतावनी इसलिए जारी की है क्योंकि बाइडेन के इशारे पर रूस के अभिन्न अंग यानी क्रीमिया को काटने का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। क्या है जेलेंस्की का प्लान क्रीमिया और कैसे इस प्लान से धरती पर महासंकट मंडराने लगा है, देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन की जिस धरती पर 2014 से रूस के राष्ट्रपति पुतिन का अधिकार है, अब यूक्रेन ने उस क्रीमिया पर हमले का बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस ने क्रीमिया पर हमले का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। खेरसोन क्षेत्र से जेलेंस्की ने क्रीमिया फतेह का अभियान शुरू कर दिया है, जिसके सबूत हैं ये विस्फोट। यूक्रेन की सेना ने खेरसोन के कोन्हार ब्रिज पर मिसाइल से हमला किया है। यूक्रेन के इस हमले से कोन्हार क्षेत्र में नीपर नदी पर बने पुल का हिस्सा तबाह हो गया। यह पुल खेरसोन और क्रीमिया को जोड़ता है। यूक्रेन के हमले पर दावा किया गया कि इस पुल पर फ्रांस की मिसाइल से हमला किया गया है। पुल की कंक्रीट की परत में एक बड़ा छेद हो गया है। रूस का दावा है कि एमबीडीए कंपनी की पेनिट्रेटिंग मिसाइल से पुल पर हमला किया गया है। रूस की सेना ने पुल पर हुए धमाके के बाद विस्फोटकों की जांच की। इस जांच में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। इस मिसाइल के टुकड़े पर साफ लिखा है एमबीडीए और फ्रांस। मिसाइल का यह टुकड़ा ध्वस्त किए गए पुल के पास से मिला है। एमबीडीए मिसाइल बनाने वाली मल्टीनेशनल यूरोपियन कंपनी है। 2001 में इस कंपनी को फ्रांस, ब्रिटेन और इटली की मिसाइल कंपनियों को मर्ज करके बनाया गया था। एमबीडीए स्टॉर्म शैडो और स्कैब जैसी मिसाइलें बनाती है जो कंक्रीट को भेदकर बड़ा विस्फोट करती है। ये मिसाइलें फ्रांस और ब्रिटेन यूक्रेन को मुहैया करा चुकी है। 21 जून की देर रात यूक्रेन ने क्रीमिया के फेदोसिया क्षेत्र पर हमला किया। यूक्रेन की तरफ से दागे गए रॉकेट से एक धमाका हुआ। फेदोसिया में यूक्रेन ने एक रेलवे लाइन को निशाना बनाया। इस हमले से फेदोसिया की रेल लाइन ध्वस्त हो गई। यूक्रेन के इस हमले के बाद रूस ने ऐलान कर दिया है कि अगर क्रीमिया पर हमला किया गया तो ये नेटो के साथ रूस की सीधी जंग छेड़ने वाला कदम होगा। यूक्रेन का टारगेट है क्रीमिया और इसे हासिल करने के लिए यूक्रेन की सेना क्रीमिया से रूस का संपर्क काटना चाहती है। इक्कीस जून को यूक्रेन ने फ्योदोसिया रेल लाइन पर हमला किया। रेल लाइन ध्वस्त होने से सेवेस्तोपोल से रूस के तमन शहर का संपर्क कट गया। 21 जून को ही यूक्रेन की सेना ने कोन्हार पुल पर मिसाइल हमला किया। इससे खेरसोन का वेस्ट क्रीमियन पेनिनसुला से संपर्क कट गया। 8 अक्टूबर 2022 को यूक्रेन ने क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर अटैक किया। 14 किलोमीटर लंबे इस पुल का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। यूक्रेन का टारगेट है क्रीमिया से रूस का संपर्क पूरी तरह काटना। पुल, रेल लाइन ध्वस्त होने से रूस की हथियार सप्लाई बाधित होगी। इसका फायदा उठाकर यूक्रेन क्रीमिया पर हमला करके उसे आजाद करा सकता है। ईस्टर्न फ्रंटलाइन के अपने कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन ने अपने और नेटो से मिले टैंकों की तैनाती शुरू कर दी है। यूक्रेन का टारगेट है ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर बारूदी बारिश के साथ साथ क्रीमिया पर सीधा हमला करके उसे आजाद कराना। जेलेंस्की पहले ही ये टारगेट रख चुके हैं कि गर्मी के सीजन में क्रीमिया को आजाद करा लिया जाएगा। यूक्रेन के ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट रूस को मिल चुका है
और इस ऑपरेशन में यूक्रेन को अमेरिका का सीधा समर्थन है। इसीलिए रूस ने न्यूक्लियर अटैक की चेतावनी जारी कर दी है। रूस ने अपनी न्यूक्लियर तैयारी शुरू भी कर दी है। पुतिन के न्यूक्लियर हथियार हजारों किलोमीटर तक एटमी कोहराम मचा सकते हैं। कीव ही नहीं बल्कि वॉशिंगटन तक तबाही ला सकते हैं। पूरे यूरोप को पलक झपकते ही खाक कर सकते हैं। ये हथियार हैं यार्स और सरमत, जिनका नाम लेकर पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी जारी कर दी। बीते 8 दिन से परमाणु विनाश के 10 से ज्यादा संकेत मिल चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति भी अब पुतिन की न्यूक्लियर धमकी को गंभीर मान रहे हैं। रूस की यार्स और सरमत दोनों मिसाइलें युद्ध के लिए तैयार कर दी गई हैं। पुतिन के करीबी और रूसी मीडिया के नामचीन पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने भी परमाणु हमला करके यूक्रेन को खत्म करने वाला बयान दिया है। क्रेमलिन और रूस की सरकारी मीडिया के साथ साथ रूस के राजदूत अनातोली एंटोनोव ने भी अमेरिका पर सीधे हमले की चेतावनी जारी कर दी है। एनातोली एंटोनोव ने हमले का बयान 2 अमेरिकी सेनेटर के एक प्रस्ताव के बाद दिया। बता दें आपको सेनेटर का प्रस्ताव क्या है, ये भी समझिए। बेलारूस में रूस की एटमी वेपन तैनाती के बाद अमेरिका में एक प्रस्ताव रखा गया है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेट रिचर्ड ब्लूमेंथल ने यह प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव के मुताबिक रूसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर नेटो सीमाओं तक पहुंचा तो इसे न्यूक्लियर हमला माना जाएगा। अगर रेडिएशन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रूस जिम्मेदार हुआ तो आर्टिकल 5 लागू हो जाएगा। आर्टिकल 5 लागू होने का मतलब है नेटो सेनाएं एक साथ हमला करने के लिए तैयार होंगी। इसी प्रस्ताव पर भड़के अनातोली एंटोनोव ने अमेरिका पर न्यूक्लियर हमले की धमकी दी है, क्योंकि ज़ेपोरिजिया में भीषण जंग के चलते भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट फैलने का खतरा है और अमेरिका इसका जिम्मेदार रूस को ठहराएगा। परमाणु हमले की आशंका रोज गहराती जा रही है और अब वॉर एनालिस्ट भी मान रहे हैं कि परमाणु विनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, बेलगोरोद सबमरीन से पोसाइडन टेस्ट जल्द होगा। एटमी सबमरीन से अंडर वाटर पोसाइडन टेस्ट होगा। रूस टेस्ट की जानकारी साझा नहीं करेगा। रूस के ऐलान से पेंटागन में बैठकों का दौर जारी है। यूक्रेन रूस की जंग में बारूदी विनाश के साथ साथ एक ऐसा संघर्ष भी चल रहा है जो न सिर्फ यूक्रेन, न सिर्फ यूरोप, बल्कि पूरी दुनिया के लिए संकट का कारण बन सकता है। यह संघर्ष है महाविनाश के आरोपों से बचने वाले छल युद्ध का। आपने बिल्कुल सही सुना। जंग के इस चरण में विनाशकारी अंत के लिए यूक्रेन, रूस और अमेरिका छल युद्ध के सहारे आगे बढ़ने की रणनीति बना चुके हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह के युद्ध में सभी पक्ष कई कदम आगे बढ़ भी चुके हैं। अब क्या है सर्वनाश की यह रणनीति, पूरी रिपोर्ट देखिए। काखोखवा जलाशय की तबाही के साथ जिस आशंका ने जन्म लिया, उसने अभी तक विराम नहीं लिया है। न्यूक्लियर विध्वंस डालने के लिए भले ही IAEA ने वैकल्पिक व्यवस्था की हो, लेकिन अदावत के मोर्चे पर ज़ेलेंस्की और पुतिन महाविनाश का एपिसेंटर अब भी इसी ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट को बनाना चाहते हैं। हालांकि इस आशंका में अभी तक कुछ बदला है तो वो सिर्फ इतना कि दोनों ही दुश्मन दुनिया को अंधेरे में रखकर एक दूसरे को न्यूक्लियर विध्वंस का गुनहगार बनाने के रास्ते पर चल पड़े हैं। यानी रूस यूक्रेन की अदावत का वो चरण शुरू हो चुका है जिसमें
विनाशकारी अंत करीब दिखने लगा है। और ये कोई कल्पना के आधार पर लगाया गया अनुमान नहीं है, बल्कि जंग में न्यूक्लियर तबाही के संकेत साफ साफ दिखने लगे हैं। जिसमें आरोपों के सहारे एक दूसरे को न्यूक्लियर तबाही का गुनहगार विस्फोट से पहले ही ठहराने की कोशिश हो रही है। इसका पहला प्रमाण है ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा, रूस करेगा न्यूक्लियर धमाका। आपने बिल्कुल सही सुना, ये रूस की महाविनाशकारी तैयारी का खुलासा नहीं है, बल्कि रूस पर सबसे बड़ा दावा है, जिसे लेकर क्रेमलिन ने भी बयान जारी करते हुए ज़ेलेंस्की के दावों को खारिज कर दिया। इसे ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा झूठ भी बताया। इसलिए सवाल अब यूक्रेन के दावे पर है, जिसे उन्होंने विस्तार देने की कोशिश भी की है। यूक्रेनी सीक्रेट सर्विसेज के जरिए बाहर आई जानकारी के मुताबिक रूस प्लांट के न्यूक्लियर रिएक्टर में ब्लास्ट नहीं करेगा, न ही रेडियो एक्टिव साजिश रचकर प्लांट से न्यूक्लियर तबाही लाएगा, बल्कि रूसी एजेंट्स प्लांट से रेडियो एक्टिव लीक करेंगे, बिना धमाका किए ही प्लांट से न्यूक्लियर तबाही मचा देंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव लीक कर देगा, लेकिन किसी को इसकी जानकारी नहीं होगी। इस विनाशकारी घटना की जानकारी दुनिया को तब होगी जब न्यूक्लियर रेडिएशन का असर यूक्रेन समेत दूसरे देशों में दिखने लगेगा। ज़ेलेंस्की के दावे को अगर सच माना जाए तो रूस केवल यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर रहा है। लेकिन रूसी प्लान में फिलहाल ऐसा एक्शन मुमकिन नहीं दिख रहा। वजह यह है कि ज़ेलेंस्की का बयान एक तरफा है, जबकि रूसी फोर्स अब भी ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा में लगी हुई है। अब रेडिएशन लीक हुआ तो न सिर्फ रूसी सेना बल्कि रूस भी प्रभावित होगा। मतलब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के दावे को फिलहाल पूरी तरह सच नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें रूस का पक्ष अभी बाकी है। और रूस का पक्ष ये है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का दावा खोखला है। उल्टा क्रेमलिन का दावा है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन के टारगेट पर है और वहां धमाका करके रूस को दुनिया में बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। इस संबंध में बाकायदा रूस कई बार वीडियो को सबूत के तौर पर जारी भी कर चुका है। ठीक ऐसा ही वीडियो इस बार भी जारी किया है। रूस का दावा है कि एफएसबी ने 5 लोगों को ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के पास से गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग न्यूक्लियर प्लांट को विस्फोट से उड़ाने पहुंचे थे, लेकिन रूस की सीक्रेट सर्विस ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। दावा यह भी है कि गिरफ्तार किए गए लोगों से करीब 29 करोड़ रुपए मूल्य के 1 किलोग्राम रेडियो एक्टिव सीजियम 137 आइसोटोप बरामद किया गया है। यानी यूक्रेनी दावे का दूसरा पहलू यह है कि रूस ने भी यूक्रेन पर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को एटमी विस्फोट से तबाह करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। हालांकि यूक्रेन ने अपने साझेदारों से रूस के खिलाफ कार्रवाई की अपील भी कर दी है, लेकिन ये रणनीति है जो पहली नजर में दूसरों को अंधेरे में रखने के लिए बनाई गई है, जिसका प्रमाण है पेंटागन से जारी बयान। इस बयान के मुताबिक यूक्रेन को नेटो देशों से हथियारों की भरपूर मदद मिली है। रूस के खिलाफ काउंटर ऑफेंसिव बड़े पैमाने पर होना था, लेकिन यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव से कमजोर पड़ता दिख रहा है। नेटो की उम्मीदों पर यूक्रेन का रूस पर हमला खरा नहीं उतरा। इसका मतलब यह है कि इस समय जंग में जो भी हालात बनाए जा रहे हैं वो सिर्फ झांसा है, ताकि रणनीतिक बढ़त बनाई जा सके। लेकिन क्या रणनीतिक मोर्चा सिर्फ यूक्रेन और रूस तक सीमित है? सवाल इसलिए क्योंकि रूस के खिलाफ सिर्फ यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, बल्कि हथियारों के सहारे अमेरिका और नेटो कंट्रीज भी मैदान में हैं।
नेटो देशों ने हाल ही में अभी अपनी एयर डिफेंडर एक्सरसाइज पूरी की है, इसीलिए वॉर विश्लेषकों का मानना है कि नेटो भी जल्द ही इस वॉर में उतर सकता है। दावा किया जा रहा है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर विस्फोटक हालात बनाना रणनीति का हिस्सा है ताकि नेटो और अमेरिका डायरेक्ट जंग में उतर सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेटो सदस्यों के जंग में उतरने की तैयारी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी रूस की न्यूज एजेंसी ने तैयार की है, जिसमें ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट को बहाना बनाकर चरणबद्ध तरीके से रूस के खिलाफ अभियान छेड़ने का जिक्र है। आप भी देखिए क्या है रिपोर्ट में बताए गए वो चरण। पहला चरण होगा नेटो क्षेत्र में रेडियो एक्टिव रिसाव, दूसरा चरण होगा रूस के खिलाफ सीधे सेना उतारना, तीसरा चरण होगा बेलारूस को टारगेट बनाना और चौथा चरण होगा रूस के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल। दरअसल इंटेल स्वाला की रिपोर्ट में यह दावा है कि बेलारूस में तैनात न्यूक्लियर वेपन को नेटो खतरा समझ रहा है, इसलिए पहला टारगेट नेटो बेलारूस को ही बनाने की तैयारी में है। इसलिए ज़ैपोरिज़िया से रेडिएशन लीक होते ही न्यूक्लियर खतरे के खिलाफ एक्शन दिखाने की कोशिश होगी और नेटो सीधे जंग में उतर जाएगा, जो दरअसल रूस के खिलाफ जंग की मुनादी होगी, यानी एक ऐसा युद्ध जिसमें न्यूक्लियर लीक होने के बावजूद विलेन पता नहीं चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेनी हथियार डिपो पर रूस का बड़ा हमला, यूक्रेन का मिसाइल गोदाम तबाह, गोदाम में यूक्रेन की लॉन्ग रेंज मिसाइलें थीं। रूस ने गाइडेड बम से किया यह बड़ा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर क्रीमिया से। क्रीमिया पर ओबामा का सनसनीखेज बयान, क्रीमिया के लोग रूस के पक्षधर, ये कहा ओबामा ने। 2014 के जनमत संग्रह पर मोहर लगाई, रूस में शामिल होना चाहता था क्रीमिया, ये भी कहा ओबामा ने। एक तरफ युद्ध और दूसरी तरफ महायुद्ध की तैयारी। पुतिन की रणनीति बिल्कुल क्लियर है। पुतिन की सेना यूक्रेन में पश्चिमी देशों से आए हथियारों को नष्ट कर रही है, तो दूसरी तरफ समंदर में यूक्रेन के तमाम मददगारों को सबक सिखाने का पूरा इंतजाम हो चुका है। पुतिन अब युद्ध में किसी भी हद तक जाने को तैयार है। रूस की तैयारी अमेरिका से निपटने की है या फिर बदला लेने की, ये तो साफ नहीं है, लेकिन रूस की तैयारी ऐसी है कि वो अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों पर कहर बरपा सकता है। रूस का सबसे घातक जल अस्त्र, पानी के भीतर तैयार एक ऐसा न्यूक्लियर वेपन जो ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को कई टुकड़ों में बदल सकता है। यह रूस का एक ऐसा सीक्रेट वेपन है जो पानी के भीतर से आकर किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है। एक बार नहीं, टेस्ट की पूरी सीरीज चल रही है। रूस ने एक बार फिर अपने पोसाइडन टॉर्पीडो का टेस्ट कर लिया है। समंदर में लगातार ताकत बढ़ा रहे रूस ने इससे पहले कई युद्धाभ्यास किया है और अब एक बार फिर पोसाइडन टॉर्पीडो को आजमाया गया है। ताकि युद्ध के वक्त इस अस्त्र के इस्तेमाल में किसी तरह की चूक ना हो, निशाना बिल्कुल सटीक लगे। रूस का पोसाइडन टॉर्पीडो परमाणु वॉरहेड से लैस है। पोसाइडन टॉर्पीडो को रूस अपनी शक्तिशाली सबमरीन से फायर करेगा। पोसाइडन टॉर्पीडो किसी भी देश में सुनामी लाने की ताकत रखता है। रशियन नेवी का दावा है कि पोसाइडन टॉर्पीडो अब युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है। रूस की नेवी को पोसाइडन की ताकत बेलगोरोद पनडुब्बी की एंट्री के साथ ही मिल जाएगी। पोसाइडन का रिएक्टर प्लांट तैयार है। पोसाइडन को बेलगोरोद पनडुब्बी से लोड किया जाएगा। रशियन बेलगोरोद पनडुब्बी फिलहाल टेस्टिंग से गुजर रही है। 2023 में ही नेवी को बेलगोरोद सौंप दी जाएगी। एक बेलगोरोद 8 पोसाइडन ड्रोन से लैस रहेगी। रूस की बेलगोरोद दुनिया की सबसे लंबी पनडुब्बी है। पिछले 30 वर्षों में अब तक इतनी बड़ी पनडुब्बी नहीं बनी है। यही वजह है कि पनडुब्बी पर हथियारों का बड़ा भंडार मौजूद है। पनडुब्बी में बड़े साइज के हथियार फिट किए गए हैं।
184 मीटर लंबी सबमरीन का वजन करीब 30,000 टन है। पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो की लंबाई 80 फुट के करीब है। पोसाइडन ड्रोन में 100 मेगाटन न्यूक्लियर पेलोड भरा है। न्यूक्लियर टॉर्पीडो ड्रोन ही सबमरीन को समंदर में सुनामी लाने की ताकत देता है। अब आप एक एक कर ड्रोन की ताकत समझिए। सबमरीन से ड्रोन को रिलीज करने के बाद इसमें समंदर के नीचे ही धमाका कराया जा सकता है। धमाके की इंटेंसिटी से समंदर की लहरें 500 मीटर तक उछल सकती हैं। समंदर में इतनी बड़ी हलचल की वजह से सुनामी आ सकती है। धमाके के साथ ही न्यूक्लियर पेलोड फटने से समंदर के पानी में न्यूक्लियर रेडिएशन फैलेगा और समंदर की लहरें जब किसी तटीय इलाके में पहुंचेंगी तो सुनामी के साथ ही रेडिएशन से लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक पोसाइडन टॉर्पीडो का इस्तेमाल रूस दुश्मनों के बंदरगाह को तबाह करने के लिए करेगा। एक बार अटैक के बाद पूरे इलाके में लंबे समय तक रेडिएशन रहेगा, जिसकी वजह से दुश्मन देश का कारोबार और ट्रांसपोर्टेशन ठप पड़ सकता है। रूस ने यूक्रेन के इस घातक हथियार से निपटने के लिए भी नया वेपन बनाया है। रूस ने UMT नाम का नया टॉर्पीडो बनाया है। UMT अंडर वाटर ड्रोन को खत्म करने में सक्षम है। UMT तेज रफ्तार से वाटर ड्रोन पर हमला करता है। बेलगोरोद के अलावा रशियन नेवी को इस साल एक और परमाणु पनडुब्बी मिलेगी। इस पनडुब्बी का नाम खाबरोवस्क है। रूस की इस नई पनडुब्बी में भी पोसाइडन को लोड किया जा सकता है। यूक्रेन के वाटर ड्रोन से अपने युद्धपोत को बचाने के लिए रूस ने नई रणनीति बनाई है। रूस ने काला सागर में कई फ्रिगेट तैनात की है। रूस ने काला सागर में अपनी फ्रिगेट एसिन को तैयार किया है। रूस ने अपने बड़े युद्धपोत को ड्रोन से बचाने के लिए कई छोटे युद्धपोत भेजे हैं ताकि यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटर बड़े लक्ष्यों तक न पहुंच सके। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन से बचने के लिए अपने युद्धपोत को एक ही रंग से पेंट करवाना शुरू कर दिया है। इससे पहले रूस ने ब्लैक सी ऑफ जापान, बैरेंट्स और आर्कटिक में एक्सरसाइज की है। पिछले एक महीने से पुतिन ने अपनी नेवी को वॉर मोड में रखा है। अब सवाल है कि पुतिन क्या पश्चिमी देशों से बदला लेने वाले हैं या फिर पुतिन न्यूक्लियर वॉर का जवाब देने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बैटल ग्राउंड का सीन बदल रहा है। युद्ध और भयानक रूप लेने जा रहा है। रूस दावे कर रहा है कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव नाकाम हो चुका है, लेकिन कई मोर्चों पर बड़ा नुकसान उठाने के बावजूद ज़ेलेंस्की हार मानने को तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की नए जोश के साथ पुतिन ब्रिगेड को जवाब देने का ऐलान कर रहे हैं। यूक्रेन को पश्चिमी देश फिर से घातक हथियार और मदद दे रहे हैं। उधर पुतिन भी अमेरिका और नेटो को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए नए हथियार उतारेंगे। इसका मतलब साफ दिख रहा है कि जंग का रुख बदलने वाला है और वॉर का एक और नया विध्वंसक चैप्टर शुरू होने वाला है। जंग होगी पहले से भीषण। ज़ेलेंस्की को फिर मिली बारूदी मदद। पुतिन उतारेंगे नए हथियार। ज़ेलेंस्की नहीं झुकेंगे, पुतिन हमले नहीं रोकेंगे। काउंटर ऑफेंस में कई मोर्चों पर रूस से मात खाने के बाद भी ज़ेलेंस्की ने हार नहीं मानी है। ज़ेलेंस्की हथियार डालने को तैयार नहीं है। वजह है ज़ेलेंस्की को अमेरिका और नेटो से मिलने वाली नई मदद। यूक्रेन को फिर से पश्चिमी देश नए हथियार और गोला बारूद दे रहे हैं। जर्मनी ने यूक्रेन को सैन्य मदद के लिए एक और पैकेज दिया है। इसमें 155 mm की इटालियन गाइडेड वॉल्केनो,
2 मैन HX-81 टैंक, ट्रैक्टर और ट्रेलर, 1155 mm आर्टिलरी एमिनेशन और बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए 6 गाड़ियां भी शामिल हैं। जर्मनी ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा अन्य सैन्य सहायता पहले से ही दे रखी है। उधर अमेरिका ने भी यूक्रेन को $1.3 बिलियन की मदद देने का ऐलान कर रखा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को लंदन में यूक्रेन के लिए नई अमेरिकी आर्थिक सहायता की घोषणा की और इसी के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री ने रूस को चेतावनी भी दी कि उसे युद्ध का अंजाम भुगतना पड़ेगा। अमेरिका के साथ ही ब्रिटेन ने भी रूस को चेतावनी दे डाली। इसी के साथ ब्रिटेन ने यूक्रेन को 3 अरब अमेरिकी डॉलर की ऋण गारंटी की भी घोषणा की, जिसे यूक्रेन के नव निर्माण पर खर्च किया जाएगा। ब्रिटेन यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो जैसी लॉन्ग रेंज की मिसाइलें पहले ही दे चुका है। स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से यूक्रेन की सेना रूसी फोर्स से जमकर लोहा भी लेती रही है। काउंटर ऑफेंस की नाकामी और रूस के बढ़ते हमलों के बीच यूक्रेन ने अमेरिका से एक बार फिर लॉन्ग रेंज मिसाइलों की मांग की है। यूक्रेन को भरोसा है कि अमेरिका से लॉन्ग रेंज मिसाइलें मिलने के बाद उसकी आक्रामकता और बढ़ जाएगी। यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइलों से 200 मील तक अटैक करने में सक्षम हो जाएगा। यूक्रेन अमेरिका से F-16 फाइटर जेट्स की भी लंबे समय से मांग कर रहा है। यूक्रेन के एयरफोर्स का मानना है कि रूस के Su-35 की वजह से उसके काफी प्लेन नष्ट हो चुके हैं। रूस की एयरफोर्स Su-35 के दम पर लगातार यूक्रेनी एयरफोर्स को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। हवाई युद्ध में रूसी वायुसेना का दबदबा कायम है। यूक्रेन की वायुसेना ने पुतिन की एयरफोर्स को टक्कर देने में अपना काफी नुकसान कर लिया है। इस दौरान ज़ेलेंस्की के कई पायलट और कैप्टन भी मारे जा चुके हैं। यूक्रेन की एयरफोर्स को हर दिन होने वाले नुकसान की वजह से ज़ेलेंस्की की ब्रिगेड F-16 फाइटर जेट की जरूरत महसूस कर रही है। हालांकि पश्चिमी देश यूक्रेन को F-16 की ट्रेनिंग के लिए तैयार कर चुके हैं। यूक्रेनी पायलटों को अमेरिकी लड़ाकू विमान F-16 की ट्रेनिंग दी जाएगी। यूक्रेनी पायलट्स के लिए F-16 के संभावित ट्रेनिंग सेंटर के रूप में पश्चिम की नजर रोमानिया पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीदरलैंड्स, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम और पोलैंड यूक्रेनी पायलटों को ट्रेनिंग देंगे। इस बीच यूक्रेन के लिए एक और राहत की खबर आई। लातविया ने भी यूक्रेन को सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। लंदन में यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस में लातविया के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन को अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की पूरी फ्लीट भेजने की घोषणा की। युद्ध के बीच यूक्रेन के लिए राहत की बात यह भी है कि विश्व बैंक की तरफ से भी यूक्रेन को 1.75 अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की गई है। काउंटर ऑफेंस में सरेंडर की कगार पर पहुंच चुके यूक्रेन को बचाने के लिए पश्चिमी देशों ने एक बार फिर कमर कस ली। अमेरिका और नेटो ज़ेलेंस्की को बारूदी मदद के लिए पैकेज तो दे रहे हैं, लेकिन उधर इसके जवाब में रूस भी नए हथियार बनाने वाला है। यही नहीं, रूस ने अपने सहयोगी देश बेलारूस को परमाणु हथियारों की पहली खेप भी भेज दी है। हालांकि रूस ने यह भी कहा है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी होगा जब रूसी संप्रभुता को कोई खतरा महसूस होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग के इशारे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो तानाशाह के खिलाफ कुछ भी बोल सके, लेकिन गरीबी और बेरोजगारी ने लोगों की जुबान को नई तपिश देती है। अब नॉर्थ कोरिया के लोग बागी हो चुके हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नॉर्थ कोरिया के लोग अब किम जोंग का अंत चाहते हैं, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि अमेरिका अब नॉर्थ कोरिया पर हमला कर दे। किम जोंग अमेरिका को दूर रहने की चेतावनी देता है, यूएस को डराने के लिए मिसाइलों की टेस्टिंग करता है। लेकिन अब उसी के देश के लोग अमेरिका से नॉर्थ कोरिया पर हमले की मांग कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया में कोई तानाशाह किम जोंग के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता, लेकिन अब नॉर्थ कोरिया के लोगों का सब्र जवाब देने लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लोग चाहते हैं कि अमेरिका
नॉर्थ कोरिया पर हमला कर दे ताकि उन्हें किम जोंग से मुक्ति मिल सके। वजह नॉर्थ कोरिया में बढ़ती गरीबी है। लोगों के पास कमाई का जरिया नहीं बचा है। नॉर्थ कोरिया में लोग दाने दाने को मोहताज हैं। एक से एक घातक मिसाइलें, किम जोंग की ताकत की नुमाइश और महंगी बैलिस्टिक मिसाइलों के पीछे का यही काला सच है। लंबे लंबे स्टाइलिश कोट पहनकर तस्वीरें खिंचवाने वाले तानाशाह किम जोंग के ऐशो आराम में कोई कमी नहीं आई है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोग अब भूख से मर रहे हैं, तंग आकर सुसाइड करने लगे हैं। नॉर्थ कोरिया में 1994 से 1998 तक अकाल पड़ा। कोरोना महामारी ने नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। चीन से अनाज का आयात भी रोक दिया गया। किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया को हमेशा बाकी देशों से अलग थलग रखा है। नतीजा यह हुआ कि नॉर्थ कोरिया में हथियारों का प्रोडक्शन तो खूब हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था नहीं संभल सकी। 2020 में किम ने चीन से अनाज खरीदना बंद कर दिया। चीन से आने वाले खाद की सप्लाई भी बंद करवा दी। खेती के लिए जरूरी मशीनों का इंपोर्ट भी रोक दिया। किम जोंग ने सरकारी खजाने से हथियारों का प्रोडक्शन किया, लेकिन दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में लोगों को ढंग से 2 वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल हो गया है। हालात ऐसे हैं कि किम जोंग ने देश में सुसाइड को देशद्रोह के कानून से जोड़ दिया है। अब उम्मीद रूस से है। किम रूस को हथियार देगा और बदले में रूस से अनाज और दवाइयां लेगा, लेकिन ये मदद भी नाकाफी है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के लोग अब चाहते हैं कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर हमला कर दे और किम जोंग को खत्म कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेनी पोजीशन पर रूसी अटैक, टॉस 1 से रूस ने बड़ा हमला किया है। डोनेस्क में रूस ने यह बड़ा हमला किया। अटलांटिक महासागर में डूबे टाइटैनिक जहाज को देखने का एडवेंचर 5 अरबपतियों की मौत का कारण बन गया। समंदर की तलहटी पर सबमरीन टाइटन का मलबा मिला है, जिसके बाद सबमरीन पर सवार 5 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। अब सवाल यह है कि आखिर सबमरीन के साथ ऐसा क्या हुआ जो समंदर के नीचे उसका मलबा मिला। इस हादसे की आखिर वजह क्या है? क्या कोई तकनीकी खामी थी या फिर कोई समुद्री हलचल? देखिए बड़ी जानकारी जो सामने आती है। दुनिया के 5 महासागरों में दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक और समुद्र तल से 12,500 फीट नीचे इसकी सतह पर बिखरा टाइटैनिक जहाज का मलबा। 1912 में अपनी पहली यात्रा के दौरान डूबे इस सबसे बड़े जहाज को देखने का एडवेंचर 5 जिंदगी पर भारी पड़ गया। वो 5 जिंदगियां खत्म हो गईं जो अपनी अंडर सी एडवेंचर ट्रिप की कहानियां दुनिया को सुनाना चाहते थे। समंदर की सतह पर फैला ये मलबा उसी सबमरीन टाइटन का है जिसमें 5 लोग सवार थे। यानी कंफर्म है कि जो इस सबमरीन में सवार थे उनकी जिंदगी नहीं बच सकी। वो तमाम कोशिशें नाकाम रहीं जो 5 जिंदगी बचाने के लिए की गई। पाकिस्तानी ब्रिटिश अरबपति शहजादा दाऊद, उनका 19 साल का बेटा सुलेमान दाऊद, ब्रिटेन के अरबपति और खोजकर्ता हामिश हार्डिंग, टाइटैनिक विशेषज्ञ पॉल हेनरी नार्जोलेट, पायलट और ओशन गेट सीईओ स्टॉकटन रश की मौत हो गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस सबमरीन के साथ हुआ क्या? ऐसा क्या हुआ जिसने डूबे हुए टाइटैनिक जहाज के दर्शन वाली एडवेंचर ट्रिप को दहशत में बदल दिया? इन सवालों का जवाब साफ नहीं है, लेकिन अतीत के अनुभव बता रहे हैं कि टाइटन पनडुब्बी की ट्रिप कभी भी खतरे से खाली नहीं थी। दावा है कि टाइटन सबमरीन में बैटरी की समस्या आम थी। समुद्र की गहराई में अनुमान से कम समय में ही बैटरी खत्म होती रही है। कई यात्रियों को बैटरी खत्म होने की सूरत में तय वक्त से पहले ही बाहर निकाला गया था। इस यात्रा में संपर्क टूटने की घटना का जिक्र हुआ है जो बैटरी से संबंधित है। तो क्या 5 यात्रियों की जान बैटरी खत्म होने की वजह से हुई है या फिर यह घटना किसी और कारण से हुई है? इसका खुलासा जांच के बाद होगा, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि बैटरी खत्म होने की सूरत में सबमरीन का मलबा मिलना किसी दूसरी तरह के हादसे का इशारा है, जिसमें विस्फोट की आशंका भी शामिल है। दरअसल सबमरीन को तलाशने निकले अमेरिकन कोस्ट गार्ड्स ने सोनार के जरिए 2 धमाकेदार आवाज सुनी थी।
इसलिए उन्होंने आवाज की दिशा में फोकस किया, लेकिन कुछ चौंकाने वाला ही खुलासा हुआ। दावे के तहत सबमरीन के पास 2 बड़ी सफेद शार्क देखी गई। शार्क के अपने स्वभाव से धमाके की तरफ आकर्षित होने का अनुमान है, लेकिन सबमरीन का पूरा मलबा न मिलने से इस आशंका पर विराम लग गया, जिसके बाद कोस्ट गार्ड्स ने सोनार में कैद आवाज को जांच के लिए भेजा है। माना जा रहा है कि यह आवाज सिर्फ समुद्री शोर हो सकती है, लेकिन सफेद शार्क दिखने से एक बड़ी आशंका ने जन्म ले लिया है। आशंका यह है कि सबमरीन हादसे में शार्क का भी कोई एंगल है, क्योंकि ये शार्क इस क्षेत्र की नहीं है, बल्कि हजारों मील की यात्रा करके इस क्षेत्र में पहुंची थी, जिसे लेकर शार्क पर नजर रखने वाली कंपनी ने भी हैरानी जताई है। तो क्या वाकई 2 शार्क इस हादसे की वजह हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।